कंसीडर करना है, हर चीज़ का हमें ध्यान देना है कि हम इस लेसन में क्या पढ़ रहे हैं। तो हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि इंडिया का पार्टीशन कैसे हुआ, देन थोड़ा-सा हमने देखा व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन एंड देन हमने देखा कि जो चैलेंजेस हैं नेशन बिल्डिंग के, उन चैलेंजेस को हमने एक-एक करके पहले तो हमने उनको जो है ना 3 जो चैलेंजेस हैं हमारे हमने उनको पढ़ा एंड देन हमने ये देखा कि उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए या उन चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए हमने क्या किया? हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील विद दीज़ चैलेंजेस। हालाँकि ये चैलेंजेस ऐसे नहीं है कि जिनको हम एक बार में खत्म कर दें और फिर वो कभी चैलेंजेस हों ही ना। ये चैलेंजेस ऐसे हैं कि जो हमेशा समय-समय पर हमारे सामने आते रहते हैं। टाइम टू टाइम ये चैलेंजेस हमारे सामने उभर कर आते हैं एंड किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को हमेशा सतर्क रहना होता है इस तरह के चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। लेकिन कुछ चैलेंजेस ऐसे थे जैसे कि हमारा कंट्री की यूनिटी को, इंटीग्रेशन को बनाए रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उस समय पर था। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, इन प्रिंसली स्टेट्स को कैसे जो है ना मीट आउट किया गया, इन प्रिंसली स्टेट्स को किस तरीके से जो है इस समस्या का समाधान किया गया। तो हमने ये पढ़ा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हु वाज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर at that time and he played a very important role to integrate the princely states into India and उसमें हमने देखा कि when India was independent in 1947 उससे पहले ही हमने काफी सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज होने के लिए इंसिस्ट कर लिया था और उनसे जो है ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर हमने सिग्नेचर ले लिए थे। बट डियर स्टूडेंट्स, जो लोग आज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर जिन्होंने साइन किए थे, उनके अलावा देयर वर सर्टेन प्रिंसली स्टेट्स which were big in size and they were more powerful and they refused to merge in India. तो उन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में कैसे मर्ज करवाया? What measures were adopted? What policies were adopted? What were the important things which were done to meet this problem to let these princely states merge in India? So, yesterday I explained how Hyderabad merged in India. हैदराबाद ने कैसे मर्ज किया, हैदराबाद की जो प्रॉब्लम थी उसको कैसे मीट आउट किया गया था। तो ये हैदराबाद रीजन जो है वो आसानी से इंडिया में मर्ज करने को तैयार नहीं था, लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उसने इंडिया का साथ दिया और उन्होंने चूँकि वो खुद उस रूलर के तानाशाही से तंग आ चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने ही एक मूवमेंट शुरू कर दिया था अपने रूलर के अगेंस्ट में और इसके बाद रूलर ने अपनी मिलिट्री को रज़ाकार जो उसकी सेना थी, उस सेना का इस्तेमाल किया उस मूवमेंट को दबाने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए। ऐसी सिचुएशन में जब वायलेंस पैदा हो गई, ऐसी सिचुएशन में जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई, तो उस सिचुएशन में फिर इंडियन मिलिट्री को भेजा गया स्थिति पर काबू पाने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए और इस तरीके से जो है फिर वहाँ के रूलर को, निज़ाम को भी जो है ना कंपेल किया गया कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन करे एंड इस तरीके से जो है 1948 सितंबर में हैदराबाद को इंडिया में मर्ज करा दिया। अब जो दूसरा स्टेट में पढ़ने वाली हूँ वो मैं बताने क्यों वाली हूँ अब क्यों दे रहे फोन? मेरा फोन है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर में भी यही प्रॉब्लम थी और मणिपुर की जो समस्या थी सुशांत सुशांत बेटा स्पीकर ऑफ कर दो, म्यूट कर दो इसको। हाँ सुशांत, सुशांत
ललिता ईशान, सुशांत स्पीकर ऑफ करो। तो इस तरीके से जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब यहाँ पर हम मणिपुर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मणिपुर और हैदराबाद, इन दो के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जूनागढ़ का हमने कल देख लिया था कि वहां पे प्लेबिसाइड के थ्रू इंडिया में उसको मर्ज करा दिया गया था, क्योंकि वहां की जो पॉपुलेशन थी देवर देवर इन फेवर ऑफ इंडिया एंड दे वांटेड टू मर्ज इन इंडिया। तो इसीलिए वो प्रॉब्लम भी वहां सॉल्व हो चुकी थी जूनागढ़ की। हमने हैदराबाद की पढ़ ली। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट मणिपुर। एंड उसके बाद कश्मीर का मैंने आपको कल बताया था कि वी विल स्टडी इन अन चैप्टर। वो पूरा उस टॉपिक पर बेस होगा, तो उसके बारे में डिटेल में हम जो है लास्ट में पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको मणिपुर के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो मणिपुर जो है नॉर्थ ईस्ट में एक जो है ये स्टेट था। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में हमारे जो स्टेट्स बने ना, तो ये जो है ना असम एक बड़ा स्टेट हुआ करता था, और ज्यादातर जो स्टेट्स थे ना वो उसी के कंट्रोल में थे, उसी के अंडर थे। बाद में जो है ना इनको अलग अलग किया गया था, लेकिन मणिपुर स्टेट जो था उसकी एग्जिस्टेंस थी। और मणिपुर जो है उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि मणिपुर हमारा जब देश आजाद हुआ उसके कुछ दिन पहले ही महाराजा जो था मणिपुर, बोध चंद्र, मणिपुर के राजा का नाम था बोध चंद्र सिंह। ये सारी तो ये शेयर हो जाओगी, डाउनलोड इंस्ट्रूमेंट करने की जरूरत क्या है? इंडियन गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट के में कौन सेव है? क्लास 4 SDMC पफरावत। ऐसे लिंक भेज देखो ना, हमारी मैडम ना भेज दे लिंक डाउनलोड करने की। छोटे बालक है, बिहारियों के बालक है, तो उन बस में तो कहना है और दबाना है, खुलगा। ये नेट ना चला तो दे लेता, मैंने बेरा लिंक पर जावा है। कौन देते टाइम है, रोटी बनाऊंगी फिर मैं। अरे मेंटल फंक्शन फिर दबा दिया, मतलब करा फिर वो दबा दिया। डाउनलोड भी कर दिया मैंने, डाउनलोड वाला भेजना है। मैसेज करके बोलो, सुशांत को कोई मैसेज करो, उसको बोलो कि इसको बंद करेगा माइक को। कर दिया। तो मणिपुर की मैं प्रॉब्लम आपको बता रही थी बेटा। मणिपुर में क्या हुआ था कि मणिपुर जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो उससे कुछ दिन पहले ही जो मणिपुर के महाराजा थे बोध चंद्र सिंह, उनको जो है ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर और उनको एश्योर ये किया था, इस बात पे ध्यान देना, उनको एश्योर ये किया था कि मणिपुर की जो इंटरनल ऑटोनॉमी है वो उसको बनाए रखा जाएगा। इस शर्त पर बोध चंद्र सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन कर दिए थे। लेकिन उसके बाद क्या था कि अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शंस। अब चूंकि मणिपुर में बहुत ज्यादा प्रेशर था वहां के लोगों का, तो महाराजा ने फिर इलेक्शंस होल्ड किए, वहां पर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए। तो जब इलेक्शंस कंडक्ट करवाए 1948 में, मणिपुर में 1948 में इलेक्शन हुए। ये पहला स्टेट बना जहां पर कि एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू इलेक्शंस हुए। पहली बार इंडिया में इलेक्शन हुए मणिपुर स्टेट में। ये पहला स्टेट था जहां पे इलेक्शंस हुए थे। वहां की अब लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई। अब जब लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई तो लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे। कैसे डिफरेंसेस थे कि कुछ लोग ये चाहते थे कि
इंडिया में मर्ज न करे मणिपुर, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि वो इंडिया में मर्ज करे। तो कांग्रेस का दबदबा था, कांग्रेस वहां पर कांग्रेस जो है ना लेजिस्लेटिव असेंबली में इंपॉर्टेंट पोजीशन पर थी। तो ऐसी सिचुएशन में जबकि वहां पर ऑपोजिशन भी चल रहा था, तो लेजिस्लेटिव असेंबली को कंसल्ट किए बगैर ही महाराजा पर प्रेशर बना करके और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन करवा लिए। माने इस तरीके से जो है इंडिया में सितंबर 1948 में जो है मर्ज किया, किसने 1949 में मर्ज किया, मणिपुर ने। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले उसने जो है ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन किए थे बिफोर इंडिपेंडेंस, और उस समय पे जो सिचुएशन थी वो क्या थी कि उसको एश्योर किया था कि मणिपुर की इंटरनल ऑटोनॉमी बनी रहेगी। लेकिन इंटरनल ऑटोनॉमी वहां पर नहीं बनी, और जो है ना महाराज के ऊपर प्रेशर आ गया कि महाराज को वहां इलेक्शन कराने पड़े। जब इलेक्शन हुए तो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी तो उसमें कांग्रेस के लीडर्स थे ज्यादा। असेंबली में जो है जो मेंबर्स थे उनमें आपस में डिफरेंसेस थे, कुछ इंडिया मणिपुर मर्ज करे इंडिया में। ऐसी सिचुएशन में उस पर जो है ना महाराजा पर प्रेशर बनाया गया, महाराजा पर प्रेशर बना करके उसे कंपेल किया गया कि वो इंडिया में मर्ज करे। और 1949 सितंबर में इस तरीके से जो है महाराजा ने इंडिया में मर्ज कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो है वहां लेकिन जो प्रॉब्लम है अभी भी मणिपुर की बनी हुई है, और वो प्रॉब्लम क्यों बनी हुई है, वो इस वजह से बनी हुई है क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि वहां की इलेक्टेड, पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहां की, उन लोगों से कंसल्ट नहीं किया गया था। बिकॉज उनसे कंसल्ट नहीं किया गया था, तो इस वजह से आज भी मणिपुर की प्रॉब्लम हमारे सामने बनी हुई है, और मणिपुर स्टेट सेशनिस्ट मूवमेंट भी शुरू कर चुका है। मतलब मणिपुर जो है वो इंडिया में मर्ज होना नहीं चाहता था, उसको उस समय पर इंसिस्ट किया गया और उसको इंडिया में मर्ज करा दिया गया अकॉर्डिंग जो है अगेंस्ट द विश ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये जो है मणिपुर का गुस्से का आज भी एक बड़ा कारण है। उस समय पर भी हुआ विरोध और अभी भी एक बड़ा कारण है, जो कि उनका एक बड़ा जो है ना रिपरकशन जो है ना जिसे हम कहते हैं, जो मतलब कि जो उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई उसका एक कारण बना हुआ है। नाउ हम ये देखेंगे कि यहाँ पर आप ये कहेंगे कि मैडम जब वो लोग अपने हमारे देश में मर्ज नहीं करना चाहते तो फिर जबरदस्ती उनको मर्ज क्यों करवाया गया, ये एक सवाल है। लेकिन जब तक इंडिया की इंटीग्रिटी और यूनिटी की हम बात करते हैं तो ये सब बातें हमारे लिए बेमानी हो जाती हैं, क्योंकि अगर हम इनको इंडिपेंडेंट कंट्री बनने देते या हम इनको जो है ना इंडिया में मर्ज नहीं करवाते तो ये हमारे लिए फर्दर बहुत बड़ी मुसीबत बन जाते, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नहीं तो बहुत सारे जो है ना कंट्रीज बन जाते इंडिया में आसपास में, और जो है ना बिल्कुल हमारी नेशनल बाउंड्री के विद इन थे ये सारे के सारे, तो हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी और हमारी इंटीग्रिटी को कितना बड़ा खतरा हो जाता ये आप लोग समझ भी नहीं सकते। तो इस तरीके से अब हमने देखा हैदराबाद एंड मणिपुर बोथ दीज प्रिंसली स्टेट्स वर मर्ज्ड इन इंडिया, दे वर एसीड इन इंडिया। एंड अब हम ये बताएंगे आपको कि हाउ द स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड। टुडे वी हैव 28 states. Today we have 9 union territories. But the time when the Britishers were controlling over India and at the time when India was freed, हमारे यहाँ पर जो states थे, जो आज के स्टेट्स हैं वैसे स्टेट्स उस समय पर नहीं थे। मैंने आपको बताया द ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्रोविंसेस, एंड ये जो प्रोविंसेस थे इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स भी इंडिया में बहुत ज्यादा थे। तो अब हमारे सामने जो एक चैलेंज था वो था कि प्रिंसली स्टेट्स को किस तरह से जो है ना इंडिया में मर्ज किया जाए। ऑलमोस्ट दिस टास्क वाज ओवर, almost the task was over. Now the problem was that how the states should be reorganized. Dear students, हमारे देश में जब आजादी का संघर्ष चल रहा था तब उस समय पर जो है अधिवेशन जो हुआ करते थे, सेशंस जब हुआ करते थे कांग्रेस के, तो उन सेशंस में जो है जो रिलीजियस या लैंग्विस्टिक ग्रुप के जो लोग थे उन लोगों को
एश्योर किया गया था कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस उन लोगों को उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेट्स जो है बना दिए जाएंगे और स्टेटहुड का दर्जा उन लोगों को दे दिया जाएगा। अब क्या था कि नाउ दे स्टार्टेड डिमांडिंग that the states should be reorganized. Now the problem was before the government of India that how the states should be reorganized. अब स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किस तरीके से किया जाए। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जब अंग्रेज हमारे देश पर रूल कर रहे थे तो हमारे यहाँ जो प्रोविंसेस बनाए गए थे वो प्रोविंसेस जो है उन्होंने अपने तरीके से बनाए थे। They were divided according to the administrative divisions. वो कैसे डिवाइड किए थे कि किसी पर उन्होंने किसी रीजन पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया, उसको हरा दिया, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, तो वो उनके हिस्से में आ गया। जो जो एरिया उन्होंने जीता वो उनके हिस्से में आता चला गया। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की थी अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए कि कहाँ पर उनको कैसे रूल करना है, और इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट प्रोविंसेस बना दिए थे। जैसे आप यहाँ पे सेंट्रल प्रोविंस पढ़ते हैं, ईस्टर्न प्रोविंस पढ़ते हैं, आप यहाँ पे यूनाइटेड प्रोविंस पढ़ते हैं, मद्रास पढ़ते हैं, बॉम्बे पढ़ते हैं, ये प्रोविंसेस थे उस समय पर। पंजाब है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, ये प्रोविंसेस थे उस समय पर। आपकी बुक में एक मैप दिया हुआ है शुरू में, उस मैप को आप जो है वो देख सकते हैं। उसमें जो है ना आपको प्रोविंसेस के बारे में बताया गया है, ये पेज नंबर 15 पर है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो प्रोविंसेस थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को ध्यान में रख करके जो है ना बनाए गए थे। अब सवाल ये था कि जब इंडिया फ्री हो गया है, नाउ हाउ द स्टेट्स शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड। अब स्टेट्स को कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाए। और जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम थी वो क्या थी, लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। हमारे यहाँ पे समस्या थी भाषा की, हमारे यहाँ समस्या थी कल्चर की, कि जो अब जैसे हम साउथ की स्टेट्स की बात करते हैं तो साउथ में जो है हमारे पास जो है ना 4 बड़े स्टेट्स हैं, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, और जो है इनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस भी है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है। बहुत सारे लोगों को ये बातें पता ही नहीं है, वो तो सबको मद्रासी कहते हैं, उनके हिसाब से तो वो सब मद्रासी है, बट दे हैव शार्प डिफरेंसेस इन देयर लैंग्वेजेस एंड इन देयर कल्चर्स। तो अब ये लोग चाहते थे कि उनकी जो स्टेट्स हैं उनको डिवाइड कर दिया जाए। तो अब यहाँ पर जो बाउंड्रीज थी उनको रीडिफाइन करना था। दिस वाज द प्रॉब्लम, that the boundaries of the states have to be redefined, and उनका जो redefining है, उनका जो डिवीजन है, अब वो कैसे किया जाए। तो इट वाज नेसेसरी कि उनकी कल्चरल प्लूरलिटी को ध्यान में रखा जाए और उनके लैंग्वेज को ध्यान में रखा जाए, और उस पूरे एरिया को एक स्टेट का दर्जा दे दिया जाए जहाँ भाषा बोली जाए, जैसे कि तमिलनाडु यहाँ पर बट नेचुरल है कि जो है ना आंध्रा तेलुगु लैंग्वेज भी बोली जाती होगी, कुछ जगह पे कन्नड़ भाषा भी बोली जाती होगी, लेकिन मेजोरिटी जो है वहां पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती होगी, वो होगी तमिल। इस तरीके से जो है डिवीजन करना बहुत जरूरी हो गया था स्टेट्स का। ठीक है, during colonial rule the state boundaries were drawn either on administrative convenience or simply coincided with the territories annexed by the British government on the territories ruled by the princely powers. Our national movement had rejected these divisions as artificial and had promised the linguistic principles on the basis of formation of states. देखो 1920 में जो नागपुर में सेशन हुआ था, मैंने अभी आपको बताया था कि उस सेशन में ये प्रॉमिस किया गया था कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो हम जो है स्टेट्स को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, मैनी प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज वर क्रिएटेड बाय लिंग्विस्टिक जोन्स, और इसी तरीके से बहुत सारे लिंग्विस्टिक जोन्स के अकॉर्डिंग जो है ना पार्टीज बनाई गई थी, या बहुत सारे जोन्स बनाए गए थे, या बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी अलग अलग रीजन्स में, जो कि कांग्रेस को ही रिप्रेजेंट करती थी, which did not follow the administrative divisions of British rule। और ये लोग ब्रिटिश रूल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था उसको फॉलो न करके बल्कि वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है ना कमिटीज बनाई गई थी। दिस चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। जब पार्टीशन हो गया तो अब ये हालात जो है ना वो बदलने लगे। हमारे जो लीडर्स थे
वो ये कहने लगे कि our leaders felt that carving out states on the basis of language, अब जो है ना ये पलटने लगे अपनी जो है ना अपनी जो उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था उससे ये पलटने लगे। इनको ये लगने लगा कि प्रिंसली स्टेट्स जो है वो इतना विरोध कर रहे हैं और जो है ना सारे देश में जो है ना इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, तो कहीं अगर हम फिर से प्रिंसली स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो है स्टेट्स को डिवाइड कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये डिसरप्शन हो जाए, डिसइंटीग्रेशन हो जाए, देश की यूनिटी को, देश की इंटीग्रिटी को कहीं खतरा ना हो जाए। तो अब जो है ना लीडर्स जो है ना डरने लगे कि ये डिवीजन तो जो है ना नहीं होना चाहिए, हमने उस समय प्रॉमिस तो किया लेकिन इसको टालना चाहिए कुछ समय के लिए। मैंने जितना हो सके इस बात को थोड़ा आगे के लिए मूव करना चाहिए। पहले हालात देख लेते हैं कि हालातों पर पहले काबू पा लेते हैं कि कैसे हालात हैं। It was also felt that this would draw attention away from other। अच्छा, इसके साथ एक प्रॉब्लम और थी कि जो सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस थे उन पर जो हमें फोकस करना है, उस पर फोकस करने की बजाय हमारा ध्यान जो है वो कहाँ जाएगा, सिर्फ लैंग्वेज और कल्चर पर आ जाएगा। तो इससे जो है ना देश को नुकसान होगा, सामाजिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। तो द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मैटर्स, इसीलिए जो है ना सेंट्रल लीडरशिप का मतलब क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड कि ये जो मैटर है इसको हम कुछ समय के लिए अभी पोस्टपोन कर देते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे क्या करना है, ठीक है। द नीड फॉर पोस्टपोनमेंट वाज आल्सो फेल्ट। अब ये और भी इसको और फील किया गया, और वो किस लिए फील किया गया, द प्रिंसली स्टेट्स हैड नॉट बीन डिसाइडेड, ऑल द मेमोरी ऑफ पार्टीशन वाज स्टिल फ्रेश। अभी अभी जो है ना जो पार्टीशन हुआ था उस पार्टीशन के बाद जो है ना ये फील किया गया कि इतने मतलब संघर्ष के बाद हम जो है ना हमने स्वतंत्रता पाई और साथ में जो है ना इतनी जबरदस्त जो है वो यहाँ पर क्या बोलते हैं पार्टीशन में इतना वायलेंस हुई है, इतनी हिंसा हुई है, तो इसलिए भी ये नहीं चाहते थे कि इस तरह की कोई जो है ना और हरकत की जाए जिससे कि कहीं फिर से कोई कम्युनल प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई जो है ना और वायलेंस ना हो जाए, कोई राइट्स ना शुरू हो जाए। तो फिर क्या हुआ, लेकिन हालात काबू में नहीं आ रहे थे। ऐसा हमारे लीडर्स सोच तो रहे थे, लेकिन लीडर्स के सोचने से कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ पे प्रॉब्लम बन रही थी। और प्रॉब्लम क्या बन रही थी, दिस डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वाज चैलेंज्ड बाय द लोकल लीडर्स एंड द पीपल। जो लोकल लीडर्स थे और वहां के जो लोग थे उन्होंने इसको चैलेंज किया। उन्होंने इसे चैलेंज कैसे किया लोकेश? अरे मैम वो नेट चला गया था अरे इसलिए। तो बंद कर ले इसे। हाँ, तो आपने देखा कि जो लोकल लीडर्स थे वो नेशनल लीडर्स के जो है ना बातों में आने वाले नहीं थे और ना ही वो इंतजार करने वाले थे, वो इनकी नीतियों में फंसने वाले नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने जो है जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे, ध्यान देना, सबसे पहला मूवमेंट जो हुआ था वो आंध्रा में हुआ था और आंध्रा के लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं, तो जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे उन्होंने एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू किया जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और इस मूवमेंट को क्या कहा जाता था, इस मूवमेंट को कहा जाता था विशाल आंध्रा मूवमेंट। क्या कहा जाता था इसको, विशाल आंध्रा मूवमेंट, ठीक है। और इसके जो लीडर थे वो कौन थे, पोट्टी श्रीरामुलु। क्या नाम था उनका, पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है। इन्होंने उस समय मूवमेंट शुरू किया और क्या हुआ कि इस आंध्रा में बहुत बड़ा रीजन जो है वो आता था, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्रा, केरल और कर्नाटक, इन चारों का जो है ना थोड़ा थोड़ा रीजन जो है वो इस विशाल आंध्रा मूवमेंट में शामिल था। तो ये चाहते थे कि अपने स्टेट को जो है ना अपने लिए एक नया स्टेट बनाया जाए जहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग पीपल जो है ना वो एक्सक्लूसिवली रहते हो, ठीक है। फिर क्या हुआ, द विशाल आंध्रा मूवमेंट demanded that the Telugu speaking area should be separated from the Madras। मैंने आपको बताया कि साउथ में एक प्रोविंस था उसका नाम था मद्रास, तो सारे लोग तो मद्रासी नहीं थे ना वहां पर, तो वहां पर डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती थी, तो वो लोग जो है ना जो आंध्रा प्रदेश में आंध्रा की जो लैंग्वेज थी तेलुगु लैंग्वेज, जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे वो चाहते थे कि उनको एक अलग स्टेट दिया जाए और वो मद्रास से अलग कर दिया जाए, उनको मद्रास से सेपरेट कर दिया जाए। तो इस तरीके से जो है इन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया।
द मूवमेंट गैदर्ड मोमेंटम। अब मूवमेंट जो मोमेंटम मतलब तीव्र हो गया, स्पीड पकड़ गया, ठीक है। कैसे कि एज अ रिजल्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स वैसिलेशन, पोटी श्रीरामुलु, जो पोटी श्रीरामुलु थे ये एक कांग्रेस के लीडर थे और जो है ना ये गांधी जी के फॉलोअर थे और इन्होंने बेटा 56 डेज का फास्ट किया, अनशन किया, भूख हड़ताल की 56 डेज। एंड आफ्टर द 56th डे उनकी क्या हुई, उनकी डेथ हो गई इस अनशन में। जब उनकी डेथ हो गई तो फिर तो यहाँ पर जो जबरदस्त वायलेंस हो गई, जो यहाँ पर जो है ना जो है संघर्ष हो गया, जो मूवमेंट ने तेजी पकड़ी, फिर तो जो है ना गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, गवर्नमेंट को इनकी डिमांड को मानना पड़ा। दिस went on an indefinite, a Congress leader and a veteran Gandhian went on an indefinite fast that led to his death after 56 days. This caused great unrest and resulted in violent outbursts in Andhra region. People in large numbers took to the streets. Many were injured or lost their lives in police firing. In Madras, several legislators resigned their seats in protest. बहुत जबरदस्त विरोध हुआ हर तरीके से. Finally, the Prime Minister announced the formation of a separate state, Andhra, in 1952. सेपरेट स्टेट आंध्रा इन 1952 ये जो है प्राइम मिनिस्टर को अनाउंसमेंट करनी पड़ी, ठीक है। तो 1952 में आंध्र प्रदेश एक स्टेट बन गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन दिसंबर 1952 आंध्र प्रदेश बिकेम ए स्टेट। और आपसे पूछा जा सकता है कि विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी कार्व्ड जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो आप बताएंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला स्टेट बना था वो आंध्र प्रदेश बना था। द फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा, अब जब आंध्र प्रदेश बन गया तो बाकी लोग भी शुरू हो गए, वो भी डिमांड करने लगे कि उनको भी नया स्टेट बना दिया जाए, ठीक है। These struggles forced the central government into appointing, अब जब जगह जगह जो है ना मूवमेंट होने लगे, जगह जगह जो है ना स्ट्रगल होने लगे, तो गवर्नमेंट ने फिर एक कमीशन बना दिया। गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, एक कमीशन। उस कमीशन का नाम क्या था, उस कमीशन का नाम था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ये कब बना दिया गवर्नमेंट ने, 1953 में। तो 1953 में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जाएगा और ये कमीशन जो है वो रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स, इस काम को करेगा। क्या काम करेगा बेटा, ये स्टेट्स की रीड्रॉइंग किसकी, बाउंड्रीज की रीड्रॉइंग। जो पहले बाउंड्री थी उस बाउंड्री को खत्म करके अब नई बाउंड्रीज जो है वो बनाई जाएंगी स्टेट की। On the basis of languages, on the basis of its report, the States Reorganization Act was passed. उसकी रिपोर्ट के बाद में फिर क्या हुआ, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया और 1956 में ये एक्ट बना और दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरीज। तो इसके एक्ट के बन जाने के बाद में इंडिया में उस समय पर 1956 तक देयर वर 14 states and 6 union territories। आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे पहला स्टेट बना आंध्रा, लीडर कौन था वहां पे, पोटी श्रीरामुलु। दूसरा आपको क्या याद रखना है, विशाल आंध्रा मूवमेंट शुरू किया। फिर आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बना, तेलुगु स्पीकिंग स्टेट बना और उसके बाद और भी जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे उन्होंने मूवमेंट शुरू किए। गवर्नमेंट पे प्रेशर आया, गवर्नमेंट ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया 1953 में। 1956 में उसकी रिपोर्ट के बाद में एक जो है एक्ट बनाया, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में। और इस के बाद में इंडिया में कितने स्टेट्स बन गए, 14 स्टेट्स बन गए और 6 यूनियन टेरिटरीज बन गई 1956 तक, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये याद रखना है। इसके बाद जो है बेटा अब हमें क्या पढ़ना है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसर्न्स इन द अर्ली ईयर्स वाज द डिमांड्स फॉर सेपरेट स्टेट्स वुड एंडेंजर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। अब ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि अगर हम स्टेट्स को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बांट देते हैं तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए और हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि लैंग्वेज के बिहाफ पर कहीं हम जो है ना अपने पूरे देश का ही जो है ना वो सेपरेटिज्म कर दें, उनको पूरी तरीके से हम बांट दें। इस तरीके से जो है ना ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा, है ना। तो लैंग्वेज के
अकॉर्डिंग हम स्टेट्स को बांटना नहीं चाहते थे, लेकिन ये हमारी मजबूरी थी कि हमारे देश में इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और जो मूवमेंट शुरू हो रही थी उनको दबा पाना बहुत मुश्किल था। शुरू में हमने ऐसा सोचा था, लेकिन जब हमने स्टेट्स को बांटना शुरू किया, जब हमारा तेलुगु स्पीकिंग आंध्रा बन गया और उसके बाद डिफरेंट और स्टेट्स बनने लगे, तब हमने ये फील किया, हमने ये रियलाइज किया कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। माने कि लैंग्वेज के बिहाफ पर अगर हम स्टेट को बांट रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इनफैक्ट ये अच्छा हुआ कि कल्चर के बिहाफ पर, लैंग्वेज के बिहाफ पर हमने स्टेट्स को जो है वो डिवाइड कर दिया, और इससे जो है वो सेपरेटिज्म वाली जो मूवमेंट थी ना, वो भी कम हो गई। जो सेपरेटिज्म माने जो अलग होने की जो नीतियां थी, जो अलग होने के लिए आंदोलन चलाए जा रहे थे, वो कम हो गए, वो रिड्यूस हो गए। So besides the accommodation of regional demands and the formation of linguistic states were also seen as more democratic. ये तो democratic लगने लगा, मतलब लगने लगा कि we are giving more rights to our people, more rights, we are giving more privilege, more जो उनको डेमोक्रेसी मिल रही है उनको, कि उनको थोड़ा और फ्रीडम मिल रहा है अपनी लैंग्वेज को फॉलो करने के लिए, अपनी कल्चर को फॉलो करने के लिए, उनको जो है ना इम्पोर्टेंस दी जा रही है। Now it is more than 50 years since the formation of linguistic states. अब तो बहुत सारे साल हो गए हैं, 70 से भी ज्यादा हो गए हैं, 70 years से भी ज्यादा हो गए हैं। We can say that linguistic states and the movements for the formation of these states change the nature of democratic politics and leadership in some basic ways. The path to politics and power was now open to people other than the small English. अब देखो कि आपको पता है कि इंग्लिश जब ब्रिटिश रूल था तो इंग्लिश लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस किया जाता था, आज भी किया जाता है, लेकिन साउथ में अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। इससे एक एडवांटेज ये भी निकला कि इंग्लिश पर लोगों ने फोकस करना कम किया, स्पेशली साउथ में वो लोग अपनी लोकल लैंग्वेज को ही यूज करते हैं। The path to politics and power was now open to people other than the small English speaking people. माने जो उनके रीजन में गवर्नमेंट्स हैं, वहां पर इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को ज्यादा इम्पोर्टेंस न दे करके वो लोग अपने लैंग्वेज के लोगों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। It did not lead to disintegration. इसे डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ बल्कि इंटीग्रेशन हुआ, ऑपोजिट हुआ इसका परिणाम जिसको हम फॉलो करने से डर रहे थे, उसका नतीजा हमारे लिए फ्रूटफुल निकला, अच्छा निकला। Above all, the linguistic states underlined the acceptance of the principle of diversity. When we say that India adopted democracy, it does not simply mean that India embraced a democratic constitution. Manish, 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 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਬਾਕੀ ਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਤੂੰ ਪਾ ਪੈਂਦੀ ਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨੀ ਯਾਰ ਫੁੱਲ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਤੂੰ ਪਾ ਗੱਤ ਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ आप लोगों की सिंसियरिटी ना इसी बात से पता लगती है। मनीष मेरे सामने आओ जरा एक बार। मनीष, आई वांट टू सी यू। मनीष, तुम लोग जो एहसान मेरे ऊपर डाल रहे हो ना क्लास अटेंड करके, अब आप लोग ऐसे ही सुनेंगे, ठीक है? When we saw that India adopted democracy, it does not simply mean that India embraced a democratic constitution, nor does it merely mean that India adopted the format of elections. The choice was larger than that. It was a choice in favor of recognizing and accepting the existence of differences which could at times be oppositional.
Democracy, in other words, was associated with plurality of ideas and ways of life. Much of the politics in the later period was to take place within this framework. ये लेसन जो है ना हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक और चीज जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझनी है वो ये है कि इस लेसन में जो ये हमारे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं बॉक्सेस में, ये हमें बहुत इम्पोर्टेंटली पढ़ने हैं, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारे पास जो है ना, जैसे हिस्ट्री में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस में भी आते हैं। मैप और कार्टून, ये जो है टॉपिक्स मैं कल आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। मैं तुम लोगों को क्लास अटेंड करने के लिए कहती हूँ और तुम लोग एहसान से मेरे पास आते हो क्लास सुनने के लिए, बल्कि बीच में किसी टाइम आ जाते हो, शुरू से लेकर के आखिरी तक मीटिंग में नहीं बने रहते हो। ये सब बातें मुझे पता चलती हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बीच में इंटरफेयर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे अपनी क्लास में अगर मैं क्लास में से रुकती हूँ या मैं उधर ध्यान देती हूँ तो जो मेरे अच्छे बच्चे हैं ना वो सफर करते हैं। मैं उनका नुकसान नहीं करना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ टॉलरेट कर रही हूँ। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम इस समय मेरे सामने नहीं हो, नहीं तो तुम्हारी क्या मजाल थी कि तुम इस तरह की हरकत कर जाते। तो ये आप लोग जो है ना, मुझे पहली बात तो अटेंडेंस दे करके जाएंगे,